भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल लोकसभा में वित्त विधेयक 2026-27 के लिए रखा, जिसके कुछ अंश हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बजट किन प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया है एवं भविष्य के लिए कैसा भारत हो, इसकी परिकल्पना इस बजट में पूर्ण रूप से की गई है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और बजट के कुछ खास अंश इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जय हिंद। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026-27 के केंद्रीय बजट की। हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं और इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत करने के लिए वित्त मंत्री का ये बयान देखिए। ये एक तरह से इस पूरे बजट की सोच को सामने रखता है। मतलब फोकस सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि सुधार और एक्शन पर है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बजट के पीछे की बड़ी सोच को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को आसान कैसे बनाता है। इसके बाद सीधी बात यानी हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। फिर जरा बड़े पैमाने पर देखेंगे कि ये भारत के ग्रोथ इंजन को कैसे पावर दे रहा है। और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बजट की बड़ी सोच। इस बार का बजट 3 मुख्य कर्तव्यों पर आधारित है। आप कह सकते हैं कि ये वो 3 सिद्धांत हैं जो देश के विकास की नींव रखने वाले हैं। तो ये हैं वो 3 कर्तव्य। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना और उसे और तेज करना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और उनकी स्किल्स को बढ़ाना ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा और मौके देश के हर नागरिक तक पहुंचे। बजट की लगभग हर बड़ी घोषणा इन्हीं 3 पिलर्स पर टिकी है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जिनका सीधा ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि बजट ने हमारी रोज की परेशानियों को कम करने और चीजों को आसान बनाने के लिए क्या-क्या किया है। चलिए इसे एक बहुत ही अहम सवाल से समझते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका सीधा और गहरा असर उन परिवारों पर पड़ता है जो मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बदलाव हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था कि मोटर एक्सीडेंट के बाद जो मुआवजा मिलता था उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता था, लेकिन अब उस ब्याज को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये उन विक्टिम्स और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा भी कई चीज़ों को आसान बनाया गया है। जैसे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए अब टीडीएस सर्टिफिकेट लेना आसान हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा। निवेशकों को भी राहत दी गई है। अब उन्हें हर कंपनी को अलग अलग डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं, एक ही जगह काम हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो अब टीडीएस काटने के लिए उसे अलग से टैन नंबर लेने का झंझट नहीं रहेगा। इन सब का एक ही मकसद है, कागजी कार्रवाई को कम करना। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं पर्सनल टैक्स में हुए कुछ बड़े बदलावों की। कभी कभी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए गलती हो जाती है ना? अच्छा, अब उसे सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। पहली यह मोहलत सिर्फ 9 महीने की थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 महीने यानी पूरे 1 साल कर दिया गया है। हाँ, 9 महीने के बाद फाइल करने पर एक छोटी सी फीस लगेगी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन में भी कुछ राहत दी गई है। देखिए, जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए तारीख वही है, 31 जुलाई। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस करते हैं और जिनका ऑडिट नहीं होता या जो ट्रस्ट हैं, उन्हें अब 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उनकी नई डेडलाइन अब 31 अगस्त होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या जिन्हें इलाज के लिए बाहर जाना है। विदेश में पढ़ाई या मेडिकल खर्च के लिए जो पैसा भेजा जाता है उस पर लगने वाला टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अब बहुत कम हो गया है। ये सीधा 2% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी शानदार खबर है। पहले विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस के नियम थोड़े उलझे हुए थे। 10 लाख तक 5% और उससे ऊपर सीधा 20%। अब ये सब झंझट खत्म। चाहे पैकेज कितने का भी हो, उस पर सिर्फ 2% का एक फ्लैट रेट लगेगा। इससे नियम भी आसान हुए और टैक्स का बोझ भी कम हुआ। तो पर्सनल फाइनेंस की बात हो गई, अब जरा पूरी इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। ये सेक्शन इस बारे में है कि बजट देश के असली ग्रोथ इंजन यानी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहा है।
आईटी सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। सेफ हार्बर की जो लिमिट थी उसे 300 करोड़ से लगभग 7 गुना बढ़ाकर सीधा 2000 करोड़ कर दिया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि अब बहुत ज्यादा आईटी कंपनियां आसान टैक्स नियमों के दायरे में आ जाएंगी। इससे टैक्स विवाद कम होंगे और भारत आईटी सर्विसेज के लिए एक और भी बेहतर डेस्टिनेशन बनेगा। कंपनियां अब अपना फोकस नियमों के पालन से हटाकर ग्रोथ पर लगा सकती हैं। छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए 3 बड़े ऐलान हुए हैं। पहला, उन्हें आगे बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ का एक स्पेशल फंड मिलेगा। दूसरा, उन्हें उनका पैसा समय पर मिले, इसके लिए TREDS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब जरूरी होगा। ये एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है जिससे उन्हें अपने बिलों का पैसा जल्दी मिल जाता है। और तीसरा, नियमों के पालन में मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो कम खर्च में उन्हें गाइड करेंगे। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? आइए इस बजट की सबसे जरूरी बातों पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो कुल मिलाके इस बजट का लक्ष्य एकदम साफ है। पहला, टैक्स के नियमों को आसान बनाकर जिंदगी को थोड़ा और सरल बनाना। दूसरा, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए ज्यादा वक्त और फ्लेक्सिबिलिटी देना। तीसरा, विदेश में पढ़ाई, इलाज और घूमना, इन सबको सस्ता करना। और साथ ही एक्सीडेंट विक्टिम्स जैसे जरूरतमंदों को सीधी राहत पहुंचाना। और आईटी, एमएसएमई जैसे सेक्टर्स को सपोर्ट करके रोजगार के नए मौके बनाना। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से ये बजट आम लोगों की मुश्किलों को कम करने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने, दोनों पर एक साथ फोकस कर रहा है, क्या ये वाकई विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ एक मजबूत कदम है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।